नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई करते होंगे। आइए हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से अनुपात समानुपात इस समय बढ़ रहे हैं। तो अनुपात समानुपात में अब तक में हमने जो कुछ बताया है उसे एक बार रिविजन कर लिया जाए, फिर आगे निकला जाए। चलिए आइए देखा जाए। हमने शुरू में बताया अनुपात और समानुपात से संबंधित कि यदि ऐसे दिया हो कि A संबंधे B का वही अनुपात हो C संबंधे D, तो A बराबर यानी A बटा B बराबर होता है C अपान D। और यहाँ से A बराबर निकालना हो तो A निकाल लेते हैं। तो A प्रथमानुपात, B द्वितीयानुपात, C तृतीयानुपात और D चतुर्थानुपात होता है। इसके साथ साथ हमने बताया कि यदि A B C इस प्रकार हो कि A अपान B बराबर B अपान C, तो यहाँ से A प्रथमानुपात, B मध्यानुपात होता है और C तृतीयानुपात होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि यदि A संबंधे B बराबर x1 संबंधे y1 हो और B संबंधे C बराबर x2 संबंधे y2 हो, तो इसके लिए पढ़ा कि इससे गुणा कर देते हैं। तो A संबंधे B संबंधे C बराबर हो जाता है x1 इंटू x2 संबंधे x2 इंटू y1 संबंधे y1 इंटू y2। ठीक है। या हमने बताया कि A संबंधे B अगर दिया हो x1 संबंधे y1 और B संबंधे C दिया हो x2 संबंधे y2, तो आप ऐसे A B C लिखना हो तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे x1 इंटू x2, फिर ऊपर वाला इसमें एक एक छोड़ते जाएंगे। ठीक है। और दो दो ही लिखना है। तो इसमें ये x2 है तो अब ये y1 लेंगे, x2 इंटू y1 और संबंधे, अब इसको भी छोड़ देंगे तो ये दोनों हो जाएगा y1 इंटू y2। ठीक है। इसी तरह A B C और D में A संबंधे B बराबर दिया हो x1 संबंधे y1, B संबंधे C बराबर दिया हो x2 संबंधे y2 और C संबंधे D दिया हो x3 संबंधे y3। तो यहाँ पर अगर हमें A संबंधे B संबंधे C संबंधे D निकालना हो, इन तीनों का गुणा करेंगे x1 इंटू x2 इंटू x3। और अब ये पहला वाला छोड़ेंगे तो इन दोनों को लेंगे और एक इसमें कर लेंगे। तो x2 इंटू x3, तो यहाँ y1, और फिर अब इसका ये भी छोड़ देंगे तो ये लेंगे केवल, तो इसमें दो लेंगे तो ये हो जाएगा x3 y1 y2 और इसमें y1 y2 y3 तीनों ले लेंगे इसमें। ठीक है। तो इस तरह हम जो है A संबंधे B संबंधे C संबंधे D ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अतिरिक्त हमने बताया कि यदि x इंटू A बराबर हो y इंटू B, तो A संबंधे B बराबर y संबंधे x होता है। या x इंटू A बराबर y इंटू B बराबर z इंटू C हो, तो हमने बताया कि x संबंधे A संबंधे B संबंधे C बराबर 1 अपान x संबंधे 1 अपान y संबंधे 1 अपान z। साथ ही साथ ये भी बताया यदि A का x प्रतिशत बराबर हो B का y प्रतिशत, यही बराबर हो C का z प्रतिशत, तो A संबंधे B संबंधे C बराबर होता है 1 अपान x संबंधे 1 अपान y संबंधे 1 अपान z। ठीक है। तो इतना हम बता चुके हैं अभी तक। ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने लगाया है। तो आइए अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो आइए कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है। चलिए जैसे सपोज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है।
और इसे आप समझ लेंगे तो अक्सर इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे और मौखिक जवाब देंगे, ठीक है। पर समझना पड़ेगा उसे अच्छी तरह से। तो हम लोग समझ लेते हैं क्या चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि गांव में एक किसान है और एक किसान के 3 पुत्र हैं। एक किसान के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। और होता क्या है कि उन 3 पुत्रों में अनाज का बंटवारा होता है। उन 3 पुत्रों में अनाज का बंटवारा होता है। तो उनके पिताजी जब खेतों में अनाज निकलता है, जब खेतों से अनाज निकला, उस अनाज को जब उन 3 पुत्रों में बांटते हैं तो आवश्यकता अनुसार, ऐसा नहीं कि तीनों में बराबर बराबर बांटते हैं। उनके पिताजी समर्थ थे सब कुछ समझने के लिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग सभी लोग चलते थे। तो उन 3 पुत्रों में जब उन्होंने बांटा तो क्या बांटा, कैसे बांटा? तो जो अनाज निकला उस अनाज को बोरियों में भर के रख दिया गया, बोरी, ठीक है। एक बोरी में मान लेते हैं 50 किलोग्राम आता है। कितना किलोग्राम? 50 किलोग्राम। एक बोरी में 50 किलोग्राम आता है। और कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। जब उन्होंने बोरियों में भरा सभी अनाज को तो पता चला ये कि बोरियों की जो संख्या था वह बोरियों की संख्या, कुल जो टोटल बोरियों की संख्या हुआ वह टोटल बोरियों का संख्या 11 था। टोटल बोरियों का संख्या 11 था या 7 था या 6, 9 कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर कि 10 ही बोरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोरी अनाज है, ठीक है। और इन 10 बोरियों में अनाज को उन्होंने भर दिया और सभी में समान मात्रा में भरा, यानी हर एक में 50-50 किलोग्राम है। हर एक बोरी में कै किलोग्राम अनाज है? 50 किलोग्राम अनाज है। समझिएगा अच्छी तरह से, हर एक बोरी में कै किलोग्राम अनाज है? 50 किलोग्राम अनाज है। अब देखिए हर एक में 50-50 किलोग्राम अनाज है। तो होता क्या है कि पहले को उन्होंने 2 बोरी दिया। पहले व्यक्ति को, पहले पुत्र को केवल 2 बोरी अनाज मिला। कितना मिला? 2 बोरी अनाज मिला। अब दूसरे को जो दिया गया उसे दिया गया 3 बोरी। दूसरे को जो मिला यानी बी को मिला तो 3 बोरी अनाज दे दिया उन्होंने। और तीसरे को दिया 5 बोरी। तीसरे को कितना दिया? 5 बोरी दिया। इसका मतलब ये है कि यह जो ए बी व सी को मिला बोरियों की संख्या जो है वही अनुपात हो जाएगा। इसको 2 बोरी मिला, इसको 3 बोरी मिला, इसको 5 बोरी मिला, तो इसको जो अनाज दिया गया तीनों को वो 2:3:5 के अनुपात में दिया गया। किस अनुपात में दिया गया? 2:3:5 के अनुपात में। इसका मतलब ये है कि जो ये अनुपात है, जो ये अनुपात देख रहे हैं, ये आप यही समझिएगा किसी भी प्रश्न में अगर आ जाता है अनुपात, तो ये अनुपात का मतलब समझ लीजिएगा या तो ये बोरी है या तो टोकरी है। अनुपात जो है या तो वह टोकरी है या तो बोरी है, जो भी आप समझ लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। लेकिन जो भी आप समझिएगा, चाहे वो टोकरी समझिए चाहे वो बोरी समझिए, उसमें कितना अनाज है यही आपको निकालना होगा। उसमें कितना अनाज है या उसमें टोकरी है तो कितना पैसा है हर टोकरी में, जबकि सभी टोकरी में समान पैसे हैं, ये आपको निकालना होगा। वो कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार निकालेंगे। यहाँ पर जरा समझिए कि यहाँ पर हर एक बोरी में 50 किलोग्राम है। हर एक बोरी में कै किलोग्राम अनाज है? 50 किलोग्राम। पहले को कै बोरी मिला? 2 बोरी मिला। इसका मतलब इसको कुल कितना अनाज मिल गया? तो ए को जो कुल मिला मात्रा है वह हो जाएगा 2 × 50, यानी कितना किलोग्राम मिला? तो 100 किलोग्राम मिला।
अच्छा बी को कितना मिला, तो 3 बोरी मिला है और एक में 50 है, तो 3 गुणे 50। इसको कितना मिला, तो 150 किलोग्राम मिला। अच्छा सी को कितना मिला है, तो 5 बोरी मिला है, यहाँ 5 है, तो एक में कै किलोग्राम है, 50 किलोग्राम, तो 5 गुणे 50 यानी इसको कितना मिला, तो 250 किलोग्राम मिला। क्लियर है? यानी अब तो समझ में आ गया होगा कि अगर हमें सभी अनाज की मात्रा को बोरियों में भर के रख दिया गया और उन बोरियों को अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग संख्या में दिया गया, तो जो भी संख्या दिया गया वही अनुपात कहलाया। और इस अनुपात में जब हमने बांट दिया तो हर एक को कितना कितना मिला, तो एक को मिला 100 किलोग्राम, दूसरे को मिला 150 किलोग्राम, तीसरे को मिला 250 किलोग्राम। तीसरे को कितना मिला, 250 किलोग्राम मिला है, 250 किलोग्राम मिला है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर यदि सपोज दैट टोटल पूछा जाए कुल कितना किलोग्राम अनाज हुआ, तो कुल कितने बोरी है, तो या तो हम इसे जोड़ दें तो 250 250 500 हो गया, क्यों, या फिर इसे जोड़ लें तो कुल 10 बोरी अनाज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक में कितना है 50, तो कुल जो मात्रा निकलेगा, कुल मात्रा वो 10 गुणे 50 बराबर 500 किलोग्राम। कुल जो मात्रा आया वो कितना आ गया, 500 किलोग्राम। अब जरा ध्यान से समझिए यहीं पर। अब हम देखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जितना भी दिया जाए, जैसे सपोज दैट अगर आपसे प्रश्न ये कहा जाए कि 500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2:3:5 के अनुपात में धन प्राप्त होता है। किस अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में धन प्राप्त होता है। अब आप देखिए कि 2:3:5 के अनुपात में जो धन प्राप्त हो रहा है, अब यहाँ पर कुल अनुपाती भाग कितना है, 10, 2 3 5 5 10, तो एक बोरी में कितना आएगा, तो 500 में 10 से भाग दे दें तो 50 किलोग्राम आ गया। अच्छा सबसे पहला काम आप यही करिएगा कि एक बोरी का कीमत निकाल लीजिएगा, और जैसे ही एक बोरी का कीमत आया तो पहले को कै बोरी मिला, 2 बोरी, तो यहाँ पर 100 किलोग्राम, 2 गुणे 50। तीसरे को 3 बोरी, तो 3 गुणे 50 150 किलोग्राम। चौथे को 5 बोरी, तो 5 गुणे 50 250 किलोग्राम। ऐसे हम मौखिक निकालेंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? आ गया समझ में? अच्छा अगर आप जरा समझिए यहीं पर कि यदि सपोज दैट इसे हम फार्मूले का रूप देते तो ये कुल राशि हो जाता है, और कुल राशि को जो ये 500 है मान लेते हैं कि ये P रुपया कह दें। कितना कह दें कि P रुपया, कैपिटल P रुपया मान लेते हैं कि कैपिटल P रुपया है, और उसे बांटना है किस अनुपात में, A संबंधी B संबंधी C के अनुपात में बांटना है। तो टोटल कितने बोरी हुआ, तो A प्लस B प्लस C हुआ, जैसे कि 10 आ गया ये तीनों जोड़ा। तो एक भाग का मान निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, एक भाग का मान निकालने के लिए कि ये P अपान A प्लस B प्लस C करेंगे तो एक भाग का मान निकल जाएगा। ये तो इतने कुल भाग है ना, A भाग B भाग C भाग जोड़ दिया तो कुल भाग, और कुल भाग का कीमत कितना, P रुपया, तो एक भाग का कीमत कितना, तो P बटा भागों की संख्या। अब ये एक का कीमत आ गया तो 2 का 2 गुना, 3 का 3 गुना, 4 का 4 गुना। तो पहले को जो मिला राशि है, पहले को मिला राशि, तो पहले का मिला राशि जो होगा वह हो जाएगा P बटा A प्लस B प्लस C इंटू A, या इसी को हम लिख दें ऐसे कि P गुणे A अपान A प्लस B प्लस C। अच्छा दूसरे को जो मिला राशि है, तो दूसरे को मिला राशि हो जाएगा तो P अपान A प्लस B प्लस C गुणे B, अनुपाती भाग B है, तो यहाँ पर लिख दें P गुणे B अपान A प्लस B प्लस C।
ये तो फार्मूला हो गया। तीसरा है कि P बटा A प्लस B प्लस C गुणे C, तो ये हो जाएगा P गुणे C अपान A प्लस B प्लस C। इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि कुल जो राशि है, जो टोटल राशि है, उसमें अनुपाती भागों के योगफल से भाग दे देंगे तो एक भाग का मान निकलेगा। और जब एक भाग का मान निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे कि जितने जितने भाग हैं अलग अलग, पहले को A भाग है तो A भाग का निकाल लेंगे, दूसरे का B भाग है तो B भाग का निकाल लेंगे, तीसरे का C भाग है तो C भाग का निकाल लेंगे। क्लियर है? तो ऐसे करके सभी का अलग अलग हम राशि निकाल लेते हैं, किसको कितना मिला। इसके लिए ये भी हम लिख सकते हैं कि कुल राशि P है गुणे अनुपाती भाग बटे अनुपाती भागों का योगफल। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मिला राशि अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो मिला राशि अगर आप निकालना चाहते हैं, मिला राशि, तो मिला राशि हो जाएगा कुल राशि, यहां पर लिखेंगे कुल राशि गुणे अनुपाती भाग, अनुपाती भाग बटे अनुपाती भागों का योगफल, अनुपाती भागों का योगफल, अनुपाती भागों का योगफल। अब देखिए, तो यहाँ पर ये फार्मूला, यही फार्मूले से हम हर एक चीज निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए जरा इसे, लिखिए, समझ में आ गया है सभी लोगों को ना? लिखिए, यदि P रुपए को तीन व्यक्तियों में A संबंधे B संबंधे C के अनुपात में, A संबंधे B संबंधे C के अनुपात में बांटा जाता हो तो लाइन छोड़ दीजिए और लिखिए, पहले को मिला राशि बराबर P अपान A प्लस B प्लस C गुणे A, या P गुणे A अपान A प्लस B प्लस C, P गुणे A अपान A प्लस B प्लस C हो गया। दूसरे को मिला राशि बराबर P गुणे B अपान A प्लस B प्लस C, P गुणे B अपान A प्लस B प्लस C। तीसरे को मिला राशि बराबर P गुणे C अपान A प्लस B प्लस C, P गुणे C अपान A प्लस B प्लस C हो गया। बोलिए, या इसको लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति को मिला राशि बराबर कुल राशि गुणे अनुपाती भाग बटे अनुपाती भागों का योगफल, बटे अनुपाती भागों का योगफल, अनुपाती भागों का योगफल। वैसे फार्मूला नहीं याद है तो हमने जो तरीका बताया मौखिक करने का, उसके द्वारा आप मौखिक करेंगे, और मौखिक ही लोग करते हैं, आप भी मौखिक ही करोगे, पर हमने लिखवा भी दिया कैसे ट्रिक है, फार्मूला क्या है, किस तरह आप लिख कर लगाएंगे। कंपटीशन के एग्जाम में लिखना तो है नहीं, आपको आंसर चाहिए, और वो आंसर चाहे जहां से मिल जाए,
कोई बता देता है कान में फूंक देता है तो भी सही, अगर सही आंसर है तो, लेकिन फूंकने वाले पर विश्वास न करिएगा क्योंकि वो गलत भी बता सकता है। अगर अगल बगल में आप पूछ रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि अगल बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे ही तो कंपटीशन ले रहा है, किसी और से थोड़े ले रहा है। और कंपटीशन के एग्जाम में बैठकर किसी का भी हित नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने हित सोचना चाहिए और अपने विषय में सोचना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि अगला कितना ज्यादा गलत कर दे। अगला अगर गलत करेगा तभी आप आगे चढ़ोगे, ऊपर जाओगे, और अगला का अगर सही कराने लगोगे तो आप तो ऐसे ही चले गए। तो इसलिए कंपटीशन के एग्जाम में किसी का भी भला नहीं सोचना चाहिए। आप खुद उसी व्यक्ति से कंपटीशन ले रहे हो जो आपके साथ एग्जाम में बैठा है, इसलिए कभी भी किसी को न बताइए और न जानने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर जानने का प्रयास करना चाहते हो, दूसरे का देखने का प्रयास करते हो सकता है दूसरा गलत ही मार दे या दूसरे के चक्कर में आपका गलत हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है, काफी लड़के जब हमसे मिलते हैं तो पता चलता है किसी का 1 नंबर से रुका है, किसी का 0.25 से रुका है, तो उससे जरा मिलिए ना, उससे मिलेंगे तो पता चलेगा। क्या पता चलता है कि किसी क्वेश्चन को वो जानबूझकर, वो जानते थे कि इसका आंसर ये सही है लेकिन ये कर दिया, यानी अनजान में उसको गलत कर दिए या सही करके चले आए। अगर जरा सोचिए, उनका जो आत्मा कह रहा था कि न करिए, जब नहीं आ रहा है तो न करें, और कर दिए, 0.25 से रुक गया। पता चला ये कि ऐसे लोग तमाम इस समय घूमते हुए मिलेंगे जो अब परीक्षा ही नहीं दे पाते और 0.25 से कभी रुक गए थे, जीवन भर वो बाहर हो गए नौकरी से। इसलिए आप बहुत धैर्य रखकर परीक्षा में बैठिए और कंपटीशन में कभी भी न किसी को बताइए और न जानने का प्रयास करिए। और जब आपको 100% आए तभी आप ट्रिक लगाइए, और जब 1% भी अगर डाउट है तो आप उस पर ट्रिक न लगाइए, आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने में ही भलाई है, लेकिन लगा देंगे तो पछताएंगे बाद में, ठीक है। और छोड़ देंगे, आप ये भी कहेंगे कि छोड़ देंगे तो भी पछताएंगे, लेकिन छोड़ देंगे तो कम से कम उसके लिए तो नहीं पछताएंगे कि आपका अरे छूट गया, तो जितना किए हैं उतना तो सही है ना, जाने वाला तो नहीं है ना। लेकिन अगर कर दिए तो लेके चला गया तो अपने तो जाएगा ही, जो हुआ है उसमें से भी लेके चला जाएगा। इसलिए कभी भी जो आए उसी को करिए जहां माइनस मार्किंग हो, और माइनस मार्किंग नहीं है तब आप समगर्ता लगाइए, खूब लगाकर चले आइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस मार्किंग जहां भी जिस एग्जाम में हो आप वहां समगर्ता न लगाइए। चलिए आइए देखा जाए, यहाँ पर लिखिए प्रश्न, 1200 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि इनमें 3 संबंधे 2 संबंधे 7 के अनुपात में धन प्राप्त हो। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि A संबंधे B संबंधे C दिया है 3 संबंधे 2 संबंधे 7, यानी A संबंधे B संबंधे C दिया है 3 संबंधे 2 संबंधे 7, ठीक है। और टोटल जो P दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1200। कितना दिया गया है, 1200। तो A को मिला राशि अगर पूछा जाए, A को मिला राशि, तो A को मिला राशि बराबर हो जाएगा P कुल राशि 1200 गुणे अनुपाती भाग 3 बटा नीचे अनुपाती भागों का योगफल 3 + 2 + 7। देखिए 3 2 5 7 12, 12 से कट जाएगा 100, 100 का 3 में गुणा करेंगे 300, ठीक है। अब आइए B को मिला राशि, तो 1200 गुणे यहाँ 2/12, यह अनुपाती भाग 2 और टोटल योगफल 12, तो 12 से कटा 100, 100 गुणे 2 200। तीसरा C को मिला राशि, तो 1200
गुड़े यहाँ पर 7/12, 12 से कट गया 100, ये कितना मिला 700। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। लग गया? लग गया? चलिए अब देखिए इसको, आप अगर लगाते मौखिक तो कैसे लगता है। 3 2 7, तो टोटल बोरियों की संख्या कितना है 12, कुल बोरियों की संख्या 12। हमारे पास धन कितना था 1200 था, तो 1200 में 12 से भाग दे दे तो एक का आ गया कीमत 100। एक बोरी का कीमत कितना आया 100 रुपया, यही आया ना। अब पहले को कितना मिल रहा है 3 बोरी, तो 3 बोरी मिल रहा है तो 300 मिलेगा, 3 गुणे 100 तो 300 मिला। दूसरे को 2 बोरी तो कितना मिला 200 मिला। तीसरे को 7 बोरी तो कितना मिला 700 मिला। तुरंत लग जाएगा। क्लियर है? तो हम बोरी ही समझेंगे, इसको बोरी समझेंगे और जो कीमत दिया है 1200 उसको अनाज समझेंगे। तो एक एक बोरी में कितना अनाज है ये निकल जाएगा। ये निकालना हमें जरूरी है, जब तक ये एक बोरी का कीमत नहीं आएगा तब तक हम ये निकाल नहीं पाएंगे। तो एक बोरी का कीमत हमेशा आप निकालिएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा नंबर लिखिए, बोले लिखिए 3 = 5 = 7 = 4 के अनुपात में 7,600 रुपया को बांटिए। 7,600 रुपया को बांटिए। 7,600 रुपया को बांटिए। हो गया? तो क्या बांट लेंगे? बांटिए जल्दी से। हो गया? अब देखिए यहाँ पर ये कुल कितना बोरी है ये पता करना है। 3 और 5 8 7 15, 15 4 19 बोरी है और हमारे पास कितना है ये 7600 है। कितना है 7600। तो चलिए जब 7600 है तो हम देखेंगे कि 7600 में 19 से भाग दे दें तो एक बोरी का कीमत आ जाएगा। चलिए निकालिए एक बोरी का कीमत। तो 19 चौके 76, क्यों 19 चौके 76 तो 4 बार में, तो यानी 400 आ गया। एक बोरी में 400 है तो पहले को कितना बोरी मिला, पहले को जो मिला राशि है, मिला राशि, तो पहले को मिला राशि 3 बोरी है तो 3 गुणे 400 यानी 3 चौके 1200। दूसरे को मिला राशि 5 बोरी मिला है तो 5 गुणे 400 तो कितना मिला 5 चौके 20, 2000 मिला। तीसरे को मिला राशि तो तीसरे को मिला 7 बोरी तो 7 गुणे 400, 7 चौक 2800। और चौथे को मिला कै बोरी 4 बोरी तो 4 गुणे 400 कितना मिला 1600। लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया। हो गया। अब देखिए, अब तो बांट लेंगे। अच्छा जरा आप समझिए, यदि सपोज दैट यही कहता ये कि 3 संबंधी 5 संबंधी 7 संबंधी 4 के अनुपात में 7600 रुपये को बांटा गया। कितने रुपये को बांटा गया? 76। 7600 रुपये को बांटा गया है 3 संबंधी 5 संबंधी 7 संबंधी 4 के अनुपात में। 4 व्यक्ति हैं और ये कहा जाता है कि इन 4 में पहले को चौथे से कितना कम या अधिक मिला। पहले को चौथे से कितना कम या अधिक मिला, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले को और चौथे का अनुपाती भाग हम देखेंगे। तो पहले को 3 बोरी, दूसरे को चौथे को 4 बोरी मिला, तो पहले को चौथे से 1 बोरी कम मिला है। और 1 बोरी का कीमत कितना है? तो 1 बोरी का कीमत आप निकाल चुके हो 400 रुपया है। इसका मतलब ये है कि पहले को चौथे से 400 रुपया कम मिला। सीधी सी बात है, पहले को चौथे से कितना कम मिला? 400। या फिर आप क्या करिए कि पहले की राशि निकाल लीजिए और चौथे की राशि निकाल लीजिए और घटा दीजिए। तो चौथे को मिला है 1600 रुपया और पहले को मिला है 1200 रुपया, तो 1200 इसमें से घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 400 आएगा। तो चाहे तो आप घटाकर निकालिए सबका अलग अलग निकाल कर, या फिर चाहे तो आप क्या करिए कि अनुपात में ही अंतर कर दीजिए। तो बोरी की संख्या निकल जाएगा कितने बोरी का अंतर है, और जितने बोरी का अंतर होगा उतना बोरी या तो कम मिलेगा या तो अधिक मिलेगा। अधिक होगा तो अधिक बताइएगा, कम होगा तो कम बताइएगा। क्लियर है? अगर प्रश्न ये कहा जाता है कि 3 संबंधी 5 संबंधी 7 संबंधी 4 के अनुपात में 7600 रुपये को बांटा गया, तो सबसे अधिक किसको मिलेगा और कितना मिलेगा? तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे अधिक जिसका अनुपाती भाग होगा उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे अधिक जो अनुपाती भाग होगा उसी सबसे अधिक अनुपाती भाग तीसरे को है, 7 है। तो इसका मतलब है कि उसको कितना मिलेगा? तो 1 का कीमत है 400, तो 7 का कीमत 2800, यानी सबसे अधिक कितना मिलेगा? 2800 रुपया मिलेगा। ठीक है। और अगर ये कहता है कि जो सबसे अधिक पाता है वो सबसे कम वाले से कितना अधिक पाता है, तो अब आप देखिए सबसे अधिक इसमें अनुपाती भाग 7 है और सबसे कम अनुपाती भाग 3 है। तो अंतर कितने का है? 7 और 3 का अंतर 4 का हो गया, यानी 4 बोरी अधिक पाता है। इसका मतलब है कि 1 बोरी का कीमत 400, तो 4 बोरी का कीमत 1600। या फिर आप क्या करेंगे, इसमें देखिए ये 2800 है और सबसे कम किसको मिला है? ये 1200 मिला है। तो 2800 और 1200 का अंतर कर दीजिए, 1600 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह प्रश्नों का हम सलूशन करते हैं। ठीक है, जैसे लिखिए अच्छा, इसके लिए कुछ हम फार्मूला भी लिखवा देते हैं। जब अंतर से संबंधित होता है तब उस दशा में, क्यों? वैसे तो मौखिक आप कर लेंगे, पर जरा देख लीजिए। सपोज है यदि A संबंधी B संबंधी C के अनुपात में, लिखिए सभी लोग, के अनुपात में P रुपये को बांटा जाता हो, तो P रुपये को बांटा जाता हो तो अब यहाँ लिखिए पहले को मिला राशि, लिख लीजिए जरा, पहले को मिला राशि बराबर हो जाएगा, ये P1 कर देते हैं यहाँ पर, क्यों? P गुणे A/A प्लस B प्लस C। दूसरे को मिला राशि
P2 बराबर P गुणे बी अपान ए प्लस बी प्लस सी, तीसरे को मिला राशि P3 बराबर P इंटू सी अपान ए प्लस बी प्लस सी। सपोज दैट यदि पहले व दूसरे का अंतर, तो ये P1 माइनस P2 कर दिया जाए, जो अधिक होगा कम वाले को घटा दीजिएगा, अधिक में से कम वाले को, तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू ए अपान ए प्लस बी प्लस सी माइनस P इंटू बी अपान ए प्लस बी प्लस सी। ये अंतर को ही डेल्टा P से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा P बराबर, ये देखिए यहाँ P कॉमन ले लें और ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, तो P अपान ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि डेल्टा P के लिए हम लिख सकते हैं क्या कि P गुणे a माइनस बी अपान ए प्लस बी प्लस सी, ये हम लिख सकते हैं डेल्टा P के स्थान पर। किसके स्थान पर रखेंगे? डेल्टा P के स्थान पर रखेंगे कि P इंटू ए माइनस बी अपान सी, यानी a और b यानी दोनों अनुपाती भागों का अंतर बटे कुल अनुपाती भाग का योगफल और गुणे कुल राशि। अब देखिए यहाँ से ही आपको अगर डेल्टा P दिया हो तो P भी तो ज्ञात कर लेंगे, यानी P अगर ज्ञात करना हो तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा P, ध्यान समझिए, डेल्टा P और इंटू a प्लस बी प्लस सी और अपान a माइनस बी, ये लिखेंगे। अच्छा, अगर सपोज दैट आपको डेल्टा P ही दिया हो और ए बी सी का अनुपात दिया हो, ए बी में अंतर दिया हो केवल इतना, और कहा जाए कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, P न दिया हो, तो सबसे पहले डेल्टा P ए संबंधी बी संबंधी सी दिया हो तो हम P ज्ञात कर लेंगे, और जब P निकल जाएगा तब पहले को मिला राशि जैसे ये लिखा गया है, तो इसी तरह यदि पहले को मिला राशि लिखा जाए, पहले को मिला राशि, मिला राशि, तो P1 अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आप देखिए P गुणे बी अपान ए प्लस बी प्लस सी लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? P गुणे ए अपान ए प्लस बी प्लस सी। तो P के स्थान पर हम रखेंगे इतना वैल्यू, क्योंकि P दिया नहीं था, तो अब रख दें, तो ये हो जाएगा डेल्टा P गुणे ए प्लस बी प्लस सी अपान, यहाँ पर देखिए a माइनस बी, ठीक है, और इनटू यहाँ पर क्या लिखना है? a अपान ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर लिख दें a अपान ए प्लस बी प्लस सी। देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी से कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो अब बचा क्या P1 के स्थान पर कि डेल्टा P इंटू ए अपान ए माइनस बी, यही तो बचा। इसी प्रकार अगर P2 निकालेंगे तो डेल्टा P गुणे B अपान ए माइनस बी, P3 निकालेंगे तो डेल्टा P गुणे C अपान ए माइनस बी। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इसे देखकर जल्दी से लिखिए। यदि A संबंधी B संबंधी C के अनुपात में P रुपये को बांटा जाता हो, P रुपये को बांटा जाता हो, तो क्रम से लिखिए, पहले को मिला राशि, दूसरे को मिला राशि, तीसरे को मिला राशि, फिर पहले व दूसरे का अंतर देखकर लिखिए जैसे लिखा गया है, और फिर जरा 2-4 लाइन लिख लीजिए। यहां तक अभी लिखिएगा, केवल यहीं तक लिखिएगा, सिर्फ यहां तक लिखिए, डेल्टा P बराबर इतना, और बाकी तो इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहां तक हमें उम्मीद है, हालांकि जानते रहिए। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, यहीं तक क्यों लिखिएगा, डेल्टा P लिखिए और फिर P बराबर लिखिए।
लिख लिए? जल्दी से लिखिए, यहीं तक क्यों लिखना है? लिख लिए यहां तक? अब आगे लिखिए, बोले यहां तक लिखने के बाद हो गया? लिखिए, यदि यदि ए संबंधे बी संबंधे सी के अनुपात में, ए संबंधे बी संबंधे सी के अनुपात में किसी राशि को बांटने पर, किसी राशि को बांटने पर ए व बी का अंतर, ए व बी का अंतर डेल्टा पी रुपया हो, डेल्टा पी रुपया हो तो लाइन छोड़ दीजिए और यहां लिखिए, पहले को मिला राशि P1 बराबर, पहले को मिला राशि P1 बराबर डेल्टा P इंटू A अपान A माइनस B, अनुपाती भाग बटे अनुपाती भागों का अंतर। दूसरे को मिला राशि P2 बराबर डेल्टा P इंटू B अपान A माइनस B, P2 बराबर डेल्टा P इंटू B अपान A माइनस B, तथा P3 बराबर डेल्टा P गुणे C अपान A माइनस B, P3 बराबर डेल्टा P गुणे C अपान A माइनस B, A माइनस B होता है, होता है जैसे, जैसे लिखिए, प्रश्न लिखिए, लिखिए, यदि 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में, के अनुपात में के अनुपात में 2400 रुपये को बांटा जाता हो तो पहले को दूसरे से कितना कम धन मिलेगा, कितना कम धन मिलेगा, कितना कम धन मिलेगा। तो चलिए अब हम देखेंगे, पहले को दूसरे से पूछ रहा है तो एक भाग का मान निकालना है, एक भाग का मान। तो 2400 में इन सभी को जोड़ दें, 4 3 7 5 12 से भाग दें, 12 दूना के 24, 200 रुपया आया। ठीक है, अब इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर देखेंगे तो अंतर है 3 और 4 का अंतर 1। इसका मतलब ये है कि पहले को दूसरे से कम मिला राशि, कम मिला राशि बराबर 1 गुणे 200 यानी 200 रुपया, क्योंकि अंतर है कितना, 4 और 3 का अंतर 1। अब दूसरा ये है कि डेल्टा P निकालेंगे, तो डेल्टा P आपको निकालने के लिए A माइनस B अपान A प्लस B प्लस C गुणे P लिखना है। तो A माइनस B 3 व 4 का अंतर बटा A प्लस B 3 4 और 5 और गुणे P की जगह पर 2400 लिखिए। तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 12 और ये 24 100, तो ये हो जाएगा 200, तो यहाँ से 200 आ गया।
दोनों रास्ता आपके पास है, या तो आप मौखिक सॉल्व करिए यहाँ से कि आप देखते ही तुरंत देखिए कि 4 3 7 5 12, 12 भाग का मान 2400, 1 भाग का मान 200 और 4 और 3 का अंतर 1 है तो 200 रुपया कम मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए इसे। चाहे जैसे सॉल्व करिए, या तो सूत्र में रखकर सॉल्व करिए या मौखिक सॉल्व करिए। आंसर निकालना है, जल्दी से निकालना है आपको, चाहे जहां से मिल जाए। हमने कहा कोई फूंक देता है तो भी काम चलेगा, या कोई जादू की छड़ी लिया हो घुमा देता हो और आपको आ जाए सारे फार्मूले, सारे जितने न्यूमेरिकल हैं उसका आंसर ही पता हो जाए तो भी काम निकल जाएगा। कंपटीशन में काम निकालना होता है, उसमें ये जानना जरूरी नहीं कि कौन ज्यादा ज्ञानी है, उसमें कौन ज्यादा सही कर रहा है ये मायने रखता है। हो गया, लग गया। चलिए दूसरा लिखिए, बोले। चलिए लिखिए, यदि ए बी सी को यदि ए बी सी को 3 संबंधी 5 संबंधी 8 के अनुपात में किसी राशि को बांटा जाता हो, इस प्रकार के ए को बी से 400 रुपया कम प्राप्त हो, कम मिले, तो प्रत्येक को कितना कितना धन मिला, प्रत्येक को कितना कितना धन मिला, प्रत्येक को कितना कितना धन मिला। उम्मीद है कि निकाल लेंगे आप। चलिए देखिए, हम बताते हैं आपको। अब आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ए को बी से, तो ए और बी का अंतर, तो ए और बी का अंतर 3 और 5 का अंतर 2 का है। इस ए और बी को बी से कितना रुपया कम, 400, यानी 2 भाग, ये 2 बोरी का अंतर है। कितने बोरी का अंतर है, 2 बोरी का, तो 2 बोरी का कीमत कितना है, 400, तो 1 बोरी का कीमत कितना होगा, 200। समझिए, 2 बोरी, 2 का अंतर है तो 2 बोरी हो गया, इसको 3 बोरी मिला, इसको 5 बोरी, इसको 8 बोरी, तो इनमें अंतर कै बोरी का, 2 बोरी का, तो 2 बोरी का कीमत 400 है, तभी तो 400 रुपया कम मिल रहा है। 2 बोरी का कीमत 400, तो 1 बोरी का कीमत 200। जब 1 बोरी का कीमत 200 हो गया तो पहले को कै बोरी मिला, 3 बोरी, तो इसका मतलब पहले को मिला राशि हो जाएगा 3 गुणे 200 यानी 600। दूसरे को कितना मिला है, 5 बोरी, तो 5 गुणे 200 यानी 1000। तीसरे को मिला है कितना, 8 बोरी, तो 8 गुणे 200 यानी 1600। निकल गया यहाँ से। या आप फार्मूले पर चलते तो हमें पता है कि डेल्टा पी बराबर 400 है, ठीक है, और ए व बी का अंतर है 2, तो ए को मिला राशि लिखेंगे, ए को मिला राशि बराबर, आप अभी देखें कि ए को मिला राशि डेल्टा पी गुणे ए अपान ए माइनस बी, ए अपान ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि डेल्टा पी है यहाँ पर 400, ए है 3 और यहाँ ए और बी का अंतर 2, तो देखिए ये 200 गुणे 3 तो 600, ठीक है। अब बी को मिला राशि तो ठीक इसी तरह रखेंगे, डेल्टा पी गुणे बी अपान ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 400 गुणे, यहाँ पर है 5/2, तो ये 200 गुणे 5, तो ये 1000। और इसी तरह सी को मिला राशि लिखेंगे,
तो डेल्टा पी गुणे सी अपान ए माइनस बी, तो 400 गुणे 8/2, तो ये 200 गुणे 8, तो ये 1600। ठीक है, तो सॉल्व करिए जल्दी से। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जितना भी हमने बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया क्या? आ गया सभी को समझ में? तो अगर क्लास अच्छा लगा हो कि नहीं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि नहीं अच्छी समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिए। और जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना सब्सक्राइब करिए ताकि हमें अच्छा लगे। लाइक करिए और इसका प्रसार करिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर जितने ग्रुप हों उन ग्रुपों में सेंड कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये सूचना पहुंच जाए कि क्लास कंटिन्यू चल रहा है, और वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप करवा सकते हैं उतना करवाइए ताकि चैनल के लिए आपका सहयोग कुछ बने। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए। आपके योगदान से ही हम आगे निकल सकते हैं, और आप अगर योगदान नहीं करेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे, जहाँ पे हैं वहीं रह जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जहाँ हैं वहीं रहें तो कोई बात ही नहीं। तो उसी के लिए आपको जो है खूब ढेर सारा आपकी इस सोच के लिए बधाई देता हूँ अभी से। और अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें, तो अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत योगदान होगा, और जहाँ तक चैनल आगे जाएगा आपका ही योगदान रहेगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ कहेंगे कि नहीं, हमने ही इस चैनल का प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छा चैनल है, तमाम बातें हैं। और कुछ जो भी सुझाव है वो सुझाव दीजिए, हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं कि उसमें फेरबदल किया जाएगा। जो भी आप सुझाव दे सकते हैं उतना सुझाव दीजिए, संभव हो सकेगा तो हम बहुत फेरबदल करेंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।